राहुल गांधी एक परम राजनीतिक वंश के मुख्य उत्तराधिकारी, उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उनके पिता राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपनी सबसे बुरी हार देखी, लेकिन 2019 के नतीजे राहुल गांधी के लिए दोहरा झटका लेकर आए। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें ही जीत सकी। उनके मुकाबले में मोदी की भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। इससे भी बुरा ये हुआ कि राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट अमेठी भी हार बैठे। सफल राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिभाशाली नेताओं को मौके देती हैं, वक्त की नजाकत बांधकर उन्हें आगे बढ़ाती हैं। आप बीजेपी को ही लीजिए, कहां 2 सांसदों से शुरू हुई बीजेपी के आज 300 से ऊपर सांसद हैं और 20 के करीब राज्यों में सरकारें हैं और पार्टी के ऊपर किसी एक परिवार का एकाधिकार नहीं है। वहीं दिल्ली के दरबारियों से घिरी कांग्रेस अपने ही मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को निपटाने में व्यस्त है। याद कीजिए वे दौर जब पश्चिमी बंगाल के दिग्गज कांग्रेसी नेता सिद्धांत शंकर रे कहते रहे कि वे मरने से पहले पश्चिमी बंगाल में वामपंथी राज को ढहते हुए देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी इस लड़ाई के लिए तैयार भी थी, लेकिन ममता का कद कहीं बड़ा न हो जाए, इसलिए दिल्ली से लगाम लगा दी गई। चिल्लाहट में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाई और आखिरकार पश्चिमी बंगाल की सत्ता से वाम दलों को बेदखल कर दिया और तीसरी बार जोरदार वापसी के साथ बंगाल की सीएम बन रही हैं और कांग्रेस का बंगाल में एक भी विधायक नहीं है। यूपी बिहार की तरह वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस बिग जीरो। कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी के दौर से ही परिवार वक्त नेता पसंद है, ऐसे नेता जो गांधी परिवार की हाँ में हाँ मिलाते रहे। हालांकि इंदिरा गांधी खुद भी एक बड़ी नेता थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का युद्ध और जनता के बीच जाकर राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल उन्हें बखूबी आता था। इसके साथ ही उस वक्त कांग्रेस का व्यापक जनाधार था और सामने कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन पार्टी के भीतर अलग राय इंदिरा गांधी को भी पसंद नहीं थी। उन्हीं के इशारों पर राज्यों में कांग्रेस के संगठन और बड़े स्थानीय नेताओं को महत्वहीन बना दिया गया। जमीन पर संगठन के लिए मेहनत करने की जगह दिल्ली जाकर जी हुजूरी करने का चलन शुरू हुआ। जो लोग कांग्रेस के नए गुण नहीं सीख सके, फिर भले ही वे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, शरद पवार, बंसीलाल, चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों ना हो, उन्हें आज या कल कांग्रेस से नाता तोड़ना पड़ा। 2017 में पंजाब, 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस मई 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी लुटिया डुबो बैठी। गुजरात विधानसभा चुनावों में काफी बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद पार्टी को लोकसभा चुनाव में अंडा मिला। मध्य प्रदेश में उसे सिर्फ 1 सीट मिली और अपनी सरकार वाले राज्य राजस्थान में 0। पंजाब अकेला राज्य है जहां कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पंजाब के प्रदर्शन का श्रेय कांग्रेस के सिस्टम के शायद आखिरी मजबूत छत्र कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाता है। राहुल गांधी से मतभेदों के बावजूद वे पंजाब में कांग्रेस की मजबूरी बने हुए हैं। अभी हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। केरला, असम, पुडुचेरी में कांग्रेस ने वापसी की कोशिश ही नहीं की और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में तो कुछ था ही नहीं। लेकिन हर करारी हार के बाद कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। चुनाव नतीजे आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए हों और जमीन पर पार्टी का ना तो झंडा दिखता है और ना ही डंडा। असम, केरला और पुडुचेरी में चुनावी हार तथा पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का सफाया होना न सिर्फ पार्टी बल्कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी झटका है। संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर अब पार्टी नेताओं ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्वीट कर पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यदि हम कांग्रेसी मोदी की हार में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो हम अपनी हार का आत्ममंथन कब करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में कांग्रेस का सरेंडर करना बेहद निराशाजनक है, ये अस्वीकार्य है। बंगाल में भी कांग्रेस यूपी और तमिलनाडु की राह पर चल पड़ी है। संजय झा ने बंगाल में 2016 का उदाहरण देते हुए कहा कि
तब कांग्रेस को राज्य में 12.25% वोट शेयर के साथ 44 सीटें मिली थी। यही नहीं, कांग्रेस में कॉर्पोरेट कल्चर का भी उन्होंने आरोप लगाया। संजय झा ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा कि यदि कांग्रेस कॉर्पोरेट है और एक सीईओ के द्वारा संचालन होती है तो फिर उसके पूरे बोर्ड को ही खुद से इस्तीफे दे देने चाहिए। शेयर होल्डर्स को इससे खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। नया सीईओ और नई टीम चुनी जानी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अकेले प्रदर्शन ही मायने रखता है। बदलाव अच्छी चीज है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे आश्चर्य है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस कब तक दूसरों को धन्यवाद देती रहेगी। आपको बता दें कि कल जो नतीजे आए हैं वे राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। अपनी पार्टी की हार पर आत्म मंथन करने की बजाय वे बीजेपी की हार पर खुशी और विजेताओं को बधाई देने में व्यस्त हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर नेतृत्व को लेकर असंतुष्ट खेमे की ओर से सवाल पूछे जाने की आशंका सता रही है। राहुल गांधी केरल में कई गुटों में बटी नजर आ रही राज्य इकाई को एक छतरी के नीचे लाने में संभवतः विफल रहे हैं, जिसकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में केरल से कांग्रेस अधिकतम सीटें जीती थी और खुद राहुल गांधी भी प्रदेश से वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित हैं। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत मिलने के बाद आने वाले दिनों में विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की दावेदारी में कई नाम जुड़ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का एकमात्र विकल्प वही है। चुनाव बाद अब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ सकती है। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी वाला G23 समूह अपना अगला कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केरल और असम में धुआंधार प्रचार किया था। चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ होने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकारी और आत्म विश्लेषण की बात की। अरब के एक स्कॉलर इब्न खालदुन ने दुनिया भर के राजवंशों के उदय और पतन पर शोध किया था। राजवंशों के कायम रहने की अवधि का हिसाब लगाया था। इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चौथी पीढ़ी तक आते आते हर राजवंश का पतन हो जाता है। अगर इसे भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखें तो राहुल गांधी भी भारतीय राजनीति के गांधी राजवंश की चौथी पीढ़ी में आते हैं। और अगर पतन के संदर्भ में देखें तो आज राहुल गांधी सिर्फ एक सामान्य सांसद हैं। उनकी आवाज लगातार अपना असर खोती जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लगातार जनाधार खोते जाने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय राजनीति में राहुल जी को किस तरह से याद रखा जाएगा। क्या उन्हें गांधी राजवंश के पतन का कारण माना जाएगा? क्या उन्हें देश की मध्यम मार्गी राजनीति की विचारधारा के विनाश का कारण माना जाएगा? ये समझना इसलिए जरूरी है कि जिस देश में ये एक तरह से स्थापित सत्य बन गया था कि हिंदुस्तान ना तो दक्षिण पंथ पर चल सकता है और ना ही वाम पंथ पर, देश को मध्य मार्ग पर ही चलना होगा। इस विचारधारा को राहुल गांधी कैसे क्षति पहुंचा रहे हैं? हम दो हमारे दो से क्या हासिल किया? जनवरी की शुरुआत में सहारनपुर के 2 किसानों का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक यूट्यूबर ने किसान आंदोलन पर गांव में बैठे किसानों की राय जाननी चाहिए थी। इस इंटरव्यू में जब यूट्यूबर ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को अंबानी के हाथों बेच रहे हैं और इसलिए पंजाब के किसान उनके मोबाइल टावर तोड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो एक किसान ने 2 टूक जवाब दिया था कि अंबानी क्या आज बने हैं, इंदिरा गांधी के समय में नहीं थे क्या? दरअसल राहुल गांधी की जुबान पर देश के 2 बड़े उद्योगपतियों अडानी अंबानी का नाम बार बार आ रहा है। इस पर 11 फरवरी 2021 को राहुल गांधी ने संसद में एक जोरदार नारा भी दिया। बजट पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, हम 2 हमारे 2, हर आदमी उनका नाम जानता है। राहुल गांधी ये कहना चाहते थे कि केंद्र के 3 किसान कानून के देश के ये दोनों बड़े उद्योगपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर का आधे से ज्यादा वक्त पूरे देश को समझने में गवा चुके हैं। बावजूद इसके वो ये समझने को तैयार नहीं है कि देश के किसानों को तार्किक विरोध चाहिए,
ना कि उन्हें बोला बाला समझने की भूल करने वाला नेता चाहिए, और ना ही गांधी परिवार के नाम पर सिर्फ नैतिक सहयोग करने वाला नेता चाहिए। दो उद्योगपति मिलकर 130 करोड़ लोगों के देश को कब्जे में कर लेंगे, ना तो ये संभव है और ना ही तार्किक है। और ऐसी गैर तार्किक बातों से राहुल लगातार अपना असर खोते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में किसानों की समस्याओं पर भाषण देते हुए कहा था कि बीजेपी की सरकार सूट-बूट की सरकार है। मोदी जी राजनीति का गणित तो जानते हैं, लेकिन किसानों का गणित नहीं समझते। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। राहुल गांधी का यह जुमला लंबे समय तक राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट-बूट अवतार बहस का विषय बन गया। अब इसे व्यंग का असर कहें या कुछ और, लेकिन सरकार में काफी बदलाव दिखे। सरकार को सादगी की ओर लौटना पड़ा, लेकिन इसके बाद से राहुल गांधी की जुबान असरहीन होती गई। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिष्टाचार के साथ आप पूरी दुनिया को हिला सकते, और इतिहास जानता है कि खुद बापू ने भी यही करके दिखाया। उनकी जुबान कभी भी तल्ख नहीं हुई, लेकिन तेवर हमेशा तार्किक और तल्ख रहे। अगर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के इन विचारों को समझ लिया होता तो अपनी बात रखने का ढंग और समय जरूर बदल लिया होता। म्यांमार में जब तख्तापलट के बाद तख्तापलट करने वाले सेना प्रमुख मिन ऑन्ग लाइंग के नाम को लेकर पूरी दुनिया में तीखी बहस छिड़ी हुई थी, इसी बहस के बीच 3 फरवरी 2021 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि अधिकतर तानाशाहों के नाम एम अक्षर से ही क्यों शुरू होते हैं, जैसे मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, मोबूत, मुशर्रफ, माइक कम्बेरो। दरअसल राहुल गांधी का इशारा किसान आंदोलन में मोदी के रुख की ओर था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग महात्मा गांधी का नाम याद दिलाने लगे। राहुल गांधी के नारे कई बार कांग्रेस को ही छलनी कर जाते हैं। राफेल डील और विजय माल्या के भागने पर राजस्थान के डूंगरपुर में रैली में राहुल गांधी ने तीखी जुबान में कहा था, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। ये बात अलग है कि वो इसमें कोई तथ्य नहीं रख सके, तर्क नहीं रख सके, आधार नहीं बता सके। इसके उल्ट राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी जैसे नेता ने एक ऐसा नारा क्यों दिया जो कांग्रेस के ही इतिहास को जिंदा करता है। ये नारा इमरजेंसी में शब्द बदलकर गूंजा था और जोरदार तरीके से गूंजा था। तब चौकीदार की जगह इंदिरा गांधी का नाम हुआ करता था। इसी तरह हम दो हमारे दो का नारा भी सिर्फ फैमिली प्लानिंग ही नहीं, इमरजेंसी की नसबंदी की याद दिलाता है, जिस पर किसी को भी गर्व तो कतई नहीं हो सकता। फिक्र ये है कि राहुल गांधी की राजनीति कहीं देश के पास से मध्य मार्ग की ओर लौटने का विकल्प ही खत्म न कर दे। और अंत में जानते हैं राहुल गांधी के आरंभिक जीवन के बारे में। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। राहुल गांधी ने अपना बचपन भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली और हिमालय एवं शिवालिक के बीच घाटी में स्थित देहरादून में बताया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए जाने से पहले दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अपनी शैक्षणिक करियर की शुरुआत की। अपने पिता दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से स्नातक के दूसरे वर्ष में राहुल को फ्लोरिडा से रोलिस कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। राहुल गांधी ने 1994 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1 साल बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री प्राप्त की। राहुल ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत लंदन स्थित एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप के साथ की। वे राजनीति में आने से पहले एक पेशेवर करियर बनाने के लिए दृढ़ थे। वे जल्द ही भारत लौट आए और मुंबई में अपनी खुद की प्रौद्योगिकी परामर्श कंपनी स्थापित की। यहाँ उन्होंने निदेशक के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व किया और 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अमेठी से चुनाव लड़ा और जीते। आपको राहुल गांधी के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।